नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी सीरीज़ में हम लोग क्लास 7 का इतिहास को शुरू किया था। क्लास 7 के इतिहास अध्याय नंबर 7 को हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने गुप्त काल को शुरू किया था और इसमें हम लोगों ने एक नई शक्ति जो टॉपिक है उसको पढ़ लिया था और फिर हम लोगों ने देखा था योद्धा या शासक, जिसमें हम लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। और अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त युग में भारतीय समाज के विषय में एक यात्री का वर्णन। हम लोग पढ़ेंगे गुप्त युग में भारतीय समाज के विषय में एक यात्री का वर्णन। गुप्त युग में भारतीय समाज कैसा था उस विषय में एक वर्णन को देखेंगे और ये वर्णन किया है एक यात्री ने। तो चलिए हम लोग इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। चीनी यात्री या फासियन ने 5वीं शताब्दी सामान्य संवत के आरंभ में भारत की यात्रा की थी। चीन के एक यात्री थे। कौन थे? उनका नाम था फासियन। ये जो यात्री थे ये 5वीं शताब्दी सामान्य संवत के समय भारत की यात्रा का शुरुआत किए थे, आरंभ किए थे। वह पवित्र बौद्ध धर्म स्थलों और ग्रंथों की पांडुलिपियां एकत्र करने के लिए इस लंबी और कठिन तीर्थ यात्रा पर निकले थे। और वो इस तीर्थ यात्रा पर निकले थे और उन्होंने क्या किया था? पवित्र जो बौद्ध के धर्म स्थल थे और जो ग्रंथ थे उसकी जो पांडुलिपियां थी उसको एकत्र करने के लिए लंबी और कठिन यात्रा पर ये निकले थे। वह उन्हें वापस चीन ले जाना चाहते थे और इन पांडुलिपियों को, इन धर्मस्थलों में जो पांडुलिपियां जो वो एकत्र कर रहे थे ग्रंथों की, उसे वो चीन ले जाना चाहते थे। फासियन ने संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से यात्रा की और यहाँ की संस्कृति, शासन व्यवस्था और समाज को देखा और अपने अनुभवों तथा लेखों को अपने देश के लोगों और हमारे लिए भी लिपिबद्ध किया। उनका यात्रा वृत्तांत आज भी उपलब्ध है। और ये जो चीनी यात्री थे फासियन, इन्होंने भारत के जो संस्कृति है, यहाँ का जो शासन व्यवस्था है, किस प्रकार से उस चीज़ को उन्होंने देखा और अपने अनुभवों को, यहाँ के शासन व्यवस्था संस्कृति के उनके अनुभवों को उन्होंने लेखों में लिखा और वो लेख अपने देश के लिए ले गया और कुछ लिपिबद्ध जो लेख थे वो यहाँ भी छोड़ दिया। उनका जो यात्रा है वो आज भी उपलब्ध है। यहाँ उनके यात्रा वृत्तांत का एक अंश दिया गया है जिसमें गुप्त युग के बारे में उनकी टिप्पणी है। ये जो चीनी यात्री थे फासियन, उनकी एक यात्रा वृत्तांत जो उन्होंने लिखा था उसका कुछ अंश यहाँ पर दिया गया है। और ये जो यात्रा वृत्तांत है उनका ये अंश जो है वो उस समय के जो गुप्त युग था उसके बारे में टिप्पणी है। तो आइए देखते हैं। लोग अत्यधिक संख्या में हैं और प्रसन्न हैं। उन्हें पंजीकृत कराने या अधिकारियों के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग राजकीय भूमि पर खेती करते हैं वे अपने अनाज का एक भाग कर के रूप में देते हैं। राजा के अंगरक्षकों और सेवकों को वेतन मिलता है। साम्राज्य के मध्य में नगर अर्थात गंगा के मैदानों में सबसे बड़े हैं और निवासी धनी, समृद्ध, दयालु, धर्मनिष्ठ हैं। वैश्य परिवारों यानी व्यापारी या व्यवसायी के मुखिया दान और औषधि के लिए भवन बनाते हैं। निर्धनों, अनाथों और रोगियों की देखभाल की जाती है। वैद्य उपचार करते हैं और निर्धन को भोजन व औषधि मिलती है। नगर में अनेक धनवान वरिष्ठ वैश्य और विदेशी व्यापारी रहते हैं
जिनके घर सुंदर हैं, गलियों को अच्छी तरह से व्यवस्थित रखा गया है। ये फासियन के यात्रा वृत्तांत में लिखा गया ये एक लेख था। और बौद्ध राज्यों का एक प्रलेख 399 से 414 सामान्य संवत पूर्व जे लेख द्वारा अनुवादित किया गया था। फासियन जैसे ऐतिहासिक विवरणों से लिए गए अंश मूल्यवान स्रोत हैं, हालांकि यह मात्र एक विशेष समय और समाज के सीमित वर्ग के प्रति ही लेखक के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने यात्रा वृत्तांत में फासियन ने चांडालों के साथ हुए कठोर व्यवहार का वर्णन भी किया है, जिन्हें बहिष्कृत माना जाता था और जो नगर की सीमा से बाहर रहते थे। फासियन जो है वो उनका जो ऐतिहासिक विवरण है उससे जो लिया गया अंश है वो एक तरह से कहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे इतिहास के लिए। हालांकि यह मात्र एक विशेष समय और समाज के लिए के सीमित वर्ग के प्रति ही लेखक के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, लेकिन लेखक का जो दृष्टिकोण है वो एक सीमित समय और समाज के लिए ही दर्शाता है। हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि अपने यात्रा वृत्तांत में फासियन ने चांडालों के साथ हुए कठोर व्यवहार, जिन्हें बहिष्कृत माना जाता है, चांडालों जिनको कि बहिष्कृत माना जाता है, उसके साथ जो कठोर व्यवहार किया गया था उसका भी वर्णन किया है। और जो नगर की सीमा से बाहर रहते थे, और ये जो चांडाल थे बहिष्कृत थे, ये नगर की सीमा से बाहर रहते थे, इस चीज़ का भी फासियन ने वर्णन किया है अपने यात्रा वृत्तांत में। अब देखते हैं ये बहिष्कृत क्या है। बहिष्कृत वह व्यक्ति जिसे किसी सामाजिक या सांस्कृतिक समूह द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो। वर्तमान संदर्भ में लोगों की एक श्रेणी जो वर्ण व्यवस्था से बाहर थी और सामाजिक रूप से बहुत निम्न मानी जाती थी। बहिष्कृत वो लोग थे जो एक सामाजिक समूह था, याद कहिए कि सांस्कृतिक समूह, वो उन लोगों को जिसको अस्वीकार कर देता था, जिस व्यक्ति को, उसे बहिष्कृत कहा जाता था। और अगर देखा जाए तो जो निम्न श्रेणी के लोग थे उसको भी बहिष्कृत कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं गुप्त साम्राज्य की झलकियां। शासन एवं प्रशासन। गुप्त साम्राज्य की कुछ झलकियां देखते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं, व्यवस्था के बारे में। और उस चीज़ में सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ के शासन एवं प्रशासन के बारे में, गुप्त साम्राज्य के शासन एवं प्रशासन के बारे में। आइए चित्र 7.8 में दिए गए मानचित्र को देखें। आप एक ही समय में अनेक राज्यों को एक साथ अस्तित्व में देखेंगे। उनमें से कुछ राज्य अपने नियंत्रण को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा में एक दूसरे के साथ युद्धरत भी रहे होंगे। चित्र 7.8 दिया गया है, उसमें क्या है, एक ही समय में अनेक राज्यों को एक साथ अस्तित्व में देखेंगे कि एक समय अनेक राज्य अस्तित्व में हैं। उनमें से जो कुछ राज्य हैं अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए, अपनी सीमा को, शासन को बढ़ाने के लिए एक तरह से महत्वाकांक्षा रखते हैं और एक दूसरे से युद्ध करते रहते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। याद कीजिए कि कौटिल्य के राज्य के समय संबंधी विचारों के बारे में आपने पहले क्या पढ़ा था। उन्होंने शासकों को गठबंधन मित्र बनाने की सलाह दी थी, जो सप्तांग के घटक हैं। और इसमें कह रहा है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था उसमें एक विचार था शासन के लिए। क्या विचार था कि जो अन्य शासक हैं उसके साथ गठबंधन करना, मित्रवत व्यवहार करना, उसको अपना मित्र बनाना। और ये जो व्यवस्था थी, ये जो विचार था, वो किसमें था, कौटिल्य के सप्तांग जो सिद्धांत थे उसके घटक था, या कि कहिए कि वही सप्तांग सिद्धांत में से एक सिद्धांत मित्र का भी था। नए राजा, नई उपाधियां। अभिलेखों और सिक्कों से गुप्त शासकों की उपाधियों जैसे महाराजा धीराज, सम्राट और चक्रवर्ती के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलती है। ये उपाधियां उनके सर्वोच्च अधिकार के दावे को दर्शाती है और पहले के शासकों ने उनकी श्रेष्ठता को रेखांकित करती है।
जो राजन और महाराज जैसी सरल उपाधियों का प्रयोग करते थे। इस युग में नई उपाधियां भी बनाई गई या कहिए कि अपने आप को दी गई, जैसे कि महाराजाधिराज, सम्राट, चक्रवर्ती। ये जो है इससे बहुमूल्य जानकारी मिलती है। किससे? अभिलेखों और सिक्कों से ये जानकारी मिलती है कि गुप्त के जो शासक थे वो उपाधि देते थे, जैसे कि महाराजाधिराज, सम्राट और चक्रवर्ती। ये जो उपाधियां थी उनके सर्वोच्च अधिकार का दावा करती थी और पहले के शासक जो थे उनकी श्रेष्ठता को रेखांकित करती थी। राजन, गुप्त शासन के पहले क्या कहा जाता था? राजन, महाराज जैसे सरल शब्द। लेकिन गुप्त शासन के बाद ये लोग उपाधियां लेना शुरू किए, जो कि महाराजाधिराज, सम्राट और चक्रवर्ती जैसे उपाधि थे। गुप्त शासकों ने अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने के लिए युद्ध, कूटनीति और गठबंधन सहित विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग किया। गुप्त साम्राज्य जो थे, गुप्त के शासक जो थे, वो अपना विशाल साम्राज्य को और विस्तार करने के लिए, उसको सुदृढ़ीकरण करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने अन्य शासकों के जैसे इन्होंने भी वो सारी जो है रणनीतियों का प्रयोग किया, जैसे कि युद्ध की रणनीति, कूटनीति, गठबंधन या कहिए कि मित्रता का भाव जो होता है, इन सारी रणनीतियों को अपनाकर वो साम्राज्य का विस्तार करने के लिए प्रयोग करते थे। गठबंधन के अंतर्गत वैवाहिक संबंध सम्मिलित थे और गठबंधन जो था मित्रवत कहिए, उसके अंतर्गत एक वैवाहिक संबंध जो था वो भी शामिल था। यानी कि गठबंधन करने के लिए वो वैवाहिक संबंध बनाते थे। इसका एक जाना माना उदाहरण प्रभावती गुप्त का है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उनकी विवाह गुप्त साम्राज्य के दक्षिण में स्थित पड़ोसी वाकाटक राज्य के राजकुमार से हुआ। दुर्भाग्यवश उस राजकुमार की अकस्मात मृत्यु हो गई और मित्रवत यानी कि गठबंधन का जैसे कि वैवाहिक संबंध भी शामिल था। उसका एक उदाहरण है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय जो थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी, जो बेटी थी, उनका विवाह जो था गुप्त साम्राज्य के एक दक्षिण में स्थित पड़ोसी साम्राज्य था वाकाटक, और उसके जो राजकुमार थे उसी से इन्होंने अपनी पुत्री की शादी करवाई। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस राजकुमार का अकस्मात मृत्यु हो गई थी। फलस्वरूप प्रभावती गुप्त उस राज्य की प्रतिशासिका बन गई। उनके शासनकाल के दौरान गुप्त और वाकाटकों के बीच संबंध सुदृढ़ बने रहे। इसके लिए उन्होंने अथाह संभव प्रयास किए और वाकाटक के जो राजकुमार थे उसकी मृत्यु के बाद गुप्त प्रभावती जो थी वो गुप्त का शासिका बन गई, या कहिए कि प्रतिशासिका बन गई थी। और वो प्रतिशासिका जो थी उसने अपने शासन के दौरान गुप्त और वाकाटकों के बीच जो संबंध था उसको बनाए रखने में बहुत अथासंभव कहिए कि प्रयास किया। उनके एक अभिलेख में उन्हें 2 राजाओं की माँ के रूप में वर्णित किया गया है और प्रतिशासिका जो थी प्रभावती, उनके एक अभिलेख में उन्हीं को 2 राजाओं की माँ के रूप में वर्णित किया गया है। यह उनके 2 पुत्रों की ओर संकेत करता है जो बाद में वाकाटक राज्य के सिंहासन पर आसीन हुए। अपने पिता की तरह विष्णु भक्त होने के कारण प्रभावती गुप्त को भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित 7 मंदिरों निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इनमें से कुछ मंदिर वर्तमान महाराष्ट्र के रामगिरी रामेटक पहाड़ी में हैं। जो प्रभावती थी वो अपने पिता की तरह किसकी पुजारी कहिए, किसकी भक्त थी? विष्णु की, भगवान विष्णु की। और उन्होंने भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित उन्होंने 7 मंदिर बनवाए उस समय, और उनको ये श्रेय जाता है 7 मंदिर निर्माण का।
और ये जो इनमें से जो कुछ मंदिर है वो वर्तमान के समय में जो महाराष्ट्र के रामगिरी है, रामेटक पहाड़ी, वहाँ पे स्थित है। यहाँ समझते हैं प्रतिशासक या प्रतिशासिका, रीजेंट रूलर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जैसा कि इसमें दिया गया है। वह व्यक्ति जो अल्पवयस्क राजा के स्थान पर अस्थायी रूप से राज्य का शासन तब तक संभालता है जब तक अल्पवयस्क राजा स्वयं शासन करने योग्य ना हो जाए। प्रतिशासक उसे कहते हैं जो अस्थायी रूप से शासक या शासिका रहती है जब तक कि राजा, वहाँ का जो अस्थायी राजा हो, वो अपना शासन चलाना शुरू ना कर दे। जैसे कि अगर शासक जो बनना है जिसको, वो अगर छोटा है, अल्प वयस्क है, तो उसके जगह पर उसकी माँ प्रतिशासिका के रूप में शासन करती थी। जब उनका बेटा वयस्क हो जाता था तो उसकी गद्दी में वो राजकुमार बैठ जाता था। उसके बाद प्रतिशासिका जो होती थी वो अपने आप हट जाती थी। यानी कि प्रतिशासिका जो होती थी वो अस्थायी रूप से शासन करती थी। गुप्त साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। केंद्रीय स्तर पर सब कुछ नियंत्रित करने की जगह गुप्त राजाओं ने साम्राज्य को अनेक अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया था। गुप्त साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था थी। वो क्या थी? केंद्रीय जो नियंत्रण था उसके बजाय गुप्त राजाओं ने साम्राज्य के अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया था। किसको? केंद्र शासन को। इन प्रांतों में स्थानीय शासकों, पुरोहितों और मुखियाओं को भूमि दान में दी गई। और इन प्रांतों में, इन क्षेत्रों में स्थानीय जो शासक थे या कहिए कि पुरोहित थे या तो वहाँ के मुखिया जो थे, उनको भूमि दान में दी गई थी। इन भूमि अनुदानों को सटीक रूप से संरक्षित करने के लिए ताम्र पत्रों में तांबे की पट्टियों पर लिपिबद्ध किया गया था। इन ताम्रपत्रों में से अनेक हाल के दिनों में पुरातत्वविदों द्वारा खोजे गए हैं। यह व्यवस्था गुप्त शासकों को उचित कर संग्रह करने, कुशलतापूर्वक शासन करने तथा स्थानीय मुखियाओं को अपने क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होती थी। उनको जो स्थानीय शासक थे या कहिए कि पुरोहित थे, मुखिया थे, उनको भूमि दान में दी गई थी और अनुदानों को सटीक रूप से संरक्षित करने के लिए, रखने के लिए, रक्षा करने के लिए एक तरह से उन्होंने ताम्रपत्र में तांबे की पट्टियों में लिपिबद्ध किया था। मतलब एक लिखित तौर पर समझिए कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को किया था। और ये जो लिपिबद्ध ताम्र के पत्र थे वो हाल ही के दिनों में पुरातत्वविदों ने खोजे हैं।